डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। इनफैक्ट एलिमेंट्स के बारे में हमने डिटेल्ड में ये पढ़ा है कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, और वहाँ पर हमने कंपाउंड्स को भी डिफाइन किया था। तो आज हम इन्हीं कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा फिर मैं आइडिया देना चाहूँगा कि कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इनफैक्ट नाउ ये समझने के लिए मैं फिर एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँगा। आप समझो, मैंने यहाँ पे डायमंड की एग्जांपल दी है। ये है डायमंड। एक और एग्जांपल ये है ग्रेफाइट। यह है ग्रेफाइट। और एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और ये है प्योर वाटर। प्योर वाटर। अगर हम डायमंड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये हर कहीं पर सिर्फ कार्बन की ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये हर किसी जगह पर कार्बन की ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो अगर ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो हम इसको प्योर मटेरियल कहेंगे। सिमिलरली अगर आप ग्रेफाइट की बात करेंगे, ये भी आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा सिर्फ कार्बन की ही। तो अगर ये थ्रू आउट सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है तो ये भी प्योर है। और अगर आप वाटर की प्रॉपर्टीज देखोगे, इट विल अगेन शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, मगर वो सिमिलर प्रॉपर्टीज H2O की होगी। और हर किसी जगह पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वो भी प्रॉपर्टी H2O की होगी। यहाँ पे सिर्फ H2O की ही प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर H2O की ही प्रॉपर्टी होगी। तो ये तीनों प्योर हैं। मगर इन तीनों में से अगर हम ये दो देखेंगे, ये वो प्योर मटेरियल हैं जिनमें एक ही काइंड ऑफ एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ कार्बन एटम्स ही मौजूद हैं, या इसमें भी सिर्फ कार्बन एटम्स ही मौजूद हैं। वो प्योर मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो फिर ये एग्जांपल है एलिमेंट्स की। ये भी प्योर मटेरियल है, मगर इसमें एक से ज्यादा काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट दियर। मतलब यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन का भी बना है और ऑक्सीजन का, मतलब ये एक से ज्यादा काइंड ऑफ एलिमेंट्स का बना है। तो वो प्योर मटेरियल विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 or more काइंड ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो ये इसको हम कंपाउंड कहेंगे। तो इस तरह से वाटर एग्जाम्पल है कंपाउंड की। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे शुगर ले लूं, और शुगर की प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ C12H22O11। चाहे आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखो, वो भी होगी C12H22O11 की। यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखो, वो भी होगी C12H22O11। हर जगह पर C12H22O11 की ही प्रॉपर्टीज होगी। तो फिर ये भी प्योर है। और ये प्योर मटेरियल भी एक से ज्यादा किस्म के एलिमेंट्स का बना है। तो फिर ये भी एग्जांपल है एक कंपाउंड की। तो इस तरह से हमने ये क्लियर किया कि कंपाउंड किसे कहते हैं। ना अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिर कंपाउंड की, फिर यहाँ पे डेफिनेशन, कंपाउंड इज अ प्योर मटेरियल containing 2 or more kind of elements, 2 or more kind of elements
combined in fixed ratio by mass। मतलब जो एलिमेंट्स एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं उनका एक फिक्स्ड रेशो होता है उस कंपाउंड में। तो फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि अगर हम वाटर की बात यहाँ पे करेंगे H2O की, अगर आप हाइड्रोजन का मास देखेंगे, एक हाइड्रोजन का मास है 1 AMU और ऑक्सीजन का मास है 16 AMU। तो इस हिसाब से अगर हम वाटर में देखेंगे जो एलिमेंट्स वहाँ पे कंबाइन हुए हैं उनके मास के दरमियान क्या रेशो है। तो यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का हुआ फिर 2 AMU इज टू एक ऑक्सीजन का 16। तो 2 1 2 8। तो इसका मतलब वहाँ पे रेशो है 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास। तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है इन टर्म्स ऑफ मास दैट इज 1:8। तो जब भी आप वाटर ले आओगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान यही रेशो होगा 1:8 बट इन टर्म्स ऑफ मास। तो यही मेरे कहने का यहाँ पे मतलब है कि एक कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स का रेशियो होता है दैट इज फिक्स्ड। सो एज लॉन्ग एज वी आर टेकिंग वाटर, जब अगर हम कहीं पर से भी ये वाटर ले आएंगे, चाहे सी से लाएंगे, रिवर से, टैप से लाएंगे या केमिकल रिएक्शन के जरिए ये वाटर बनाएंगे, तो इस वाटर में ऑलवेज रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 इन टर्म्स ऑफ मास। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो पे मास इन ए कंपाउंड। एक और चीज जो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो भी एक कंपाउंड होता है, अगर हम वाटर की ही बात करेंगे, एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर बना है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, मगर जो वाटर की प्रॉपर्टीज होगी दैट वुड बी डिफरेंट देन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मतलब वाटर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी देन हाइड्रोजन, वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी देन ऑक्सीजन। तो ये एक और पॉइंट ऑफ यहाँ पे लिखेंगे, कंपाउंड shows properties different than those of its constituent elements. फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करेंगे, हाइड्रोजन बर्न्स, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, while as water जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है। अब हम अगर वाटर की प्रॉपर्टी देखें, while as water neither burns nor supports बर्निंग, ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो ये अब याद रखेंगे, जो भी एक कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है देन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी देन कार्बन, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी देन ऑक्सीजन। तो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है देन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे अब कंपाउंड की। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड की कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे। CH4 मीथेन, ये एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये भी एक से ज्यादा काइंड ऑफ एलिमेंट्स का बना है। इसी तरह से मैंने
C2H6 लिखा है, ये भी एक एग्जाम्पल है फिर कंपाउंड की। तो जब भी आप देखोगे एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स का बना हुआ है कोई, दैट मीन्स इट्स ए कंपाउंड। तो इसी तरह से CH3OH ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी एक कंपाउंड है। तो इसी तरह से NH3 ये भी एक कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है। और इसी तरह से मैं अगर लिखूं CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है। तो ये सभी बहुत सारे कंपाउंड्स की एग्जांपल हम दे सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। नाउ एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, हम कंपाउंड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब हम कार्बन और हाइड्रोजन को सिंपल मेथड्स लाइक बॉइलिंग, लाइक फिल्ट्रेशन, लाइक सॉल्युबिलिटी, इन फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक और चीज आप याद रखिएगा, इन ए कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। नाउ देखिए आप यहाँ पे जो भी अगर आप ये कंपाउंड देखेंगे, इन कंपाउंड्स को अब क्लासिफाई किया गया है। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी है, जैसे कि यहां तक मैं लिख रहा हूं, अगर आप इस कंपाउंड में देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, वो कंपाउंड्स विच एसेंशियली कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, या जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी है, और कभी कभी कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद और कोई एलिमेंट भी है, पर सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो अब ये क्लियर है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन और इसके बावजूद ऑक्सीजन भी है। वो कंपाउंड्स विच एसेंशियली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन दे मे कंटेन अदर एलिमेंट्स, उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बावजूद जो कंपाउंड्स फिर बच जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बावजूद जो कंपाउंड्स बच जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोजन है मगर कार्बन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, इसमें हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, इसी तरह से इसमें हाइड्रोजन है मगर कार्बन नहीं है, इसी तरह से इसमें भी न कार्बन ही है और न हाइड्रोजन ही है। तो वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बगैर है, इन कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। या अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और इसके बावजूद और कोई भी एलिमेंट भी है मगर कार्बन और हाइड्रोजन है पहले, तो उसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही नाम देते हैं। वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो एक डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये भी है। तो अगर इस हिसाब से हम इसको अब क्लासिफाई करेंगे कंपाउंड्स को, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, फिर देखिए आप, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कंपाउंड्स आर mainly classified into two groups. और भी तरीके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के, तो अभी मैं पहले यही लिखूंगा। कंपाउंड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
these are those compounds which essentially contain carbon and hydrogen, besides carbon and hydrogen they may contain other elements like oxygen, nitrogen, halogens, phosphorus, सल्फर एक्सेट्रा। तो वो सभी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा जरूरी, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। या कार्बन और हाइड्रोजन पहले होगा, इसके बावजूद और भी एलिमेंट्स होंगे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा फॉर एग्जांपल CH4 है जिसको हम मीथेन कहते हैं, इट इज कॉल्ड मीथेन। तो अगर आप देखेंगे इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन है तो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं C2H6, इसको इथेन का नाम देते हैं, तो इथेन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको इथीन कहते हैं, इट अगेन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुछ और एग्जांपल्स लिखना चाहेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल CH3OH, इसको मिथनॉल कहते हैं। तो ये भी कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करता है और इसके बावजूद ऑक्सीजन भी है, तो इट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल CH3Cl, इट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। तो इट अगेन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद क्लोरीन भी है, सो इट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से एक और लिखूंगा मैं CH3CO2H5, इसको इनफैक्ट इट इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। ये नाम जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो क्योंकि अगेन इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन और इसके बावजूद कार्बन हाइड्रोजन के बावजूद ऑक्सीजन भी है, तो इट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, इस वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां पे लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with organic compounds is called organic chemistry। उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नाउ एक और डेफिनेशन जो आप देखेंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो इस तरह से, चूंकि मैंने पहले कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो अगर मैं ये लिखूं कार्बन एंड हाइड्रोजन इट कंटेन्स, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन इसकी बताने जा रहा हूं, अगर हम ये देखेंगे, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करता है तो इसका मतलब ये भी है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है,
क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से हम कहेंगे जो भी हाइड्रोकार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा डेफिनेटली। और इतना ही नहीं, अगर आप हाइड्रोकार्बन से कोई कंपाउंड डिराइव करोगे दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें से H रिप्लेस किया है और H के बदले लेट Cl लाया है दैट इज CH3Cl, तो इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस हिसाब से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोकार्बन से, जो हम ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोकार्बन से, या वो सिंपली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इस हिसाब से ऑल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी एक डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds may be defined as hydrocarbons and their derivatives। जो भी हाइड्रोकार्बन है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हाइड्रोकार्बन से जो हम डिराइव करते हैं, जो भी कंपाउंड डिराइव करेंगे, उन कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे याद रखोगे, इनफैक्ट ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सबसे पहले हमने ऑब्टेन किए थे लिविंग सोर्सेज से। तो लिविंग सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जिनके पास लाइफ थी। तो इसी वजह से इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया था। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब है इनफैक्ट ऑर्गेनिक मीन्स परटेनिंग टू लाइफ। तो इस हिसाब से जो कंपाउंड्स हम उन सोर्सेस से ऑब्टेन करते थे जिनके पास लाइफ थी, उनको ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया था। तो यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम ऑर्गेनिक क्यों रखा गया। ऑर्गेनिक मीन्स परटेनिंग टू लाइफ। तो इस हिसाब से जो कंपाउंड्स हम लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन करते थे उनको ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया था। और जो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सोर्सेस से ऑब्टेन किए गए थे जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया था। इनऑर्गेनिक मतलब विच डू नॉट परटेन टू लाइफ, मतलब जिनको लाइफ के साथ कोई वाबस्ता नहीं था। तो इनफैक्ट ये पहले कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की गई थी। जिन कंपाउंड्स को लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किया गया था उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया था, और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन किए गए थे इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया था। बट विथ पैसेज ऑफ टाइम जो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये देखा गया कि इनका सोर्स सिर्फ लिविंग सोर्सेस से ही हम ये सिर्फ ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इनको नॉन लिविंग सोर्सेस से भी ऑब्टेन करते हैं। तो यही वजह है कि आजकल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपली इस तरह से डिफाइन नहीं करते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, बल्कि यही वजह है कि आज इनकी डेफिनेशन डिफरेंट है जो हमने ऊपर बताई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उन सभी कंपाउंड्स को कहते हैं विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, और बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन दे में कंटेन अदर एलिमेंट्स। या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो हम इनको भी कहते हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस हिसाब से डिफाइन करेंगे, मैंने कहा कि पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंपली इस तरह से डिफाइन करते थे कि वो कंपाउंड्स जो हम नॉन लिविंग सोर्सेस से ऑब्टेन करते थे इनको ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता था। नाउ आज हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपली इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बगैर जो भी कंपाउंड्स बच जाते हैं इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा इनऑर्गेनिक। ये मैंने कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक वर्ड क्यों है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक वर्ड क्यों दिया गया था। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स
or those compounds which are not organic, in fact all other compounds, ऐसे लिखेंगे all compounds other than organic compounds are called inorganic compounds. For example, जैसे कि वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जरूरी लाजमी है कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है मगर कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NH3 ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। PH3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaOH इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaCl इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। Al2O3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी तरह से FeCO5 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर हैं इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with inorganic compounds is called inorganic chemistry. That is called inorganic chemistry. तो लास्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखिएगा। जनरली हम जो डेफिनेशन हमने दी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जनरली आप कंपाउंड्स को इसी तरह से क्लासिफाई करोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जिसके पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, या कार्बन और हाइड्रोजन के बावजूद और कोई एलिमेंट भी होगा, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो वो कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा या इनमें से सिर्फ एक ही होगा, तो उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मगर कहीं पे आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूंगा CCl4, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लाजमी है कार्बन और हाइड्रोजन का होना, मगर यहाँ पे सिर्फ कार्बन और Cl है, तो इस हिसाब से इनऑर्गेनिक होना चाहिए, मगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये हम जस्टिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलती जुलती हैं, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी हमें लगता है कि इट शुड बी इनऑर्गेनिक, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का होना जरूरी है, पर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कार्बन और सल्फर है, तो ये भी इनऑर्गेनिक होना चाहिए, बट इट इज अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? अगेन इट इज प्रॉपर्टीज, इट इज मैक्सिमम प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से आप ऐसे एक्सेप्शन को जस्टिफाई करोगे। तो इसी तरह से अगर मैं एक और यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक और कंपाउंड दैट इज जस्ट वेट, NaHCO3, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसके पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इस हिसाब से ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, बट इट इज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? अगेन ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज। इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती हैं, दैट इज व्हाई इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से आप कुछ जगहों पे जो एक्सेप्शंस हैं वो आप जस्टिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो
इस तरह से हमने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है। जो भी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, और कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पे फिर रिपीट करने की कोशिश की है। और इसके बावजूद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी मिक्सचर। मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं और मिक्सचर के टाइप्स क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।